स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं आपके साथ हूं। इस बार G7 समिट की बैठक का आगाज जर्मनी में हुआ। दुनिया भर के तमाम बड़े देशों ने G7 की बैठक में शिरकत की। साथ ही भारत गेस्ट नेशन के तौर इस सम्मेलन में शामिल हुआ। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत की ग्लोबल पहचान बढ़ी है। साथ ही भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था का लोहा सबने माना है। तभी रूस यूक्रेन में चल रहे युद्ध पर भारत का न्यूट्रल स्टैंड रहा। फिर भी यूएन के देश भारत के साथ संबंध बनाए रखना चाहते हैं। इसके बाद सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या भारत G7 का मेंबर बनेगा और साथ ही 2 दिन चली इस बैठक में क्या रणनीति तय की गई है। इससे पहले आपको बता दें कि क्या है G7 सम्मेलन। G7 सम्मेलन दुनिया की 7 सबसे बड़ी और विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। इस समूह में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल है। ह्यूमन राइट्स की रक्षा, लॉ और विकास एक समूह के लक्ष्य है। 25 मार्च 1973 को संगठन की शुरुआत हुई थी। G7 देशों के नाम ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका। कौन से देशों ने लिया G7 में हिस्सा? ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल हैं। लोकतांत्रिक देशों को भी सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। लोकतांत्रिक देशों में भारत, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे। G7 सम्मेलन में किन मुद्दों पर चर्चा हुई? दरअसल G7 शिखर सम्मेलन में अलग अलग वैश्विक मुद्दों पर होती है चर्चा। खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर चर्चा। सम्मेलन में पर्यावरण, फूड सिक्योरिटी, स्वास्थ्य और लोकतंत्र हो वो सबसे अहम मुद्दे आतंकवाद के जैसे विषयों पर बात होती है। सम्मेलन में कोविड महामारी पर भी चर्चा हुई। शिखर सम्मेलन की शुरुआत करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जो आर्थिक समस्या हमारे सामने आई है उनका हम एकजुट होकर मुकाबला करें। लेकिन विशेषज्ञों की राय में एकजुटता के सामने अब चुनौती बढ़ रही है। G7 में शामिल कुछ देशों ने नेताओं को अपने यहाँ हाल में जोरदार चुनावी झटके लगे हैं, जबकि कई नेताओं की लोकप्रियता में तेजी का गिरावट आई है। साथ ही पूरे यूरोप में महंगाई और ईंधन का अभाव झेलना पड़ रहा है। फ्रांस में इसका असर देखने को मिला है, जब संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पार्टी बहुमत पाने में नाकाम रही। उधर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन खुद अपनी कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर मिल रही चुनौतियों से मुश्किल में पड़े हैं। पिछले हफ्ते 2 संसदीय उपचुनावों में उनकी पार्टी की हार है, उनकी विरोधियों को और ताकत मिली है। ब्रिटेन में महंगाई दर 9.1% पर है, जिसमें यहाँ हड़तालों का दौर आया हुआ है। हालांकि जर्मन की हालात भी ब्रिटेन से बेहतर नहीं है। रूसी प्राकृतिक गैस पर लगाए गए प्रतिबंध से सबसे ज्यादा प्रभावित जर्मनी ही हुआ है। चांसलर ओलाफ शोल्ज की सरकार को देशवासियों को आगाह करना पड़ रहा है। अगली सर्दी में मुमकिन है कि उन्हें घर गर्म करने के लिए लायक प्राप्त गैस ना मिले, जिसकी वजह से शोल्ज की लोकप्रियता लगातार गिर सकती है। उनके लिए राहत की बात सिर्फ ये है कि जर्मनी में अलग आम चुनाव होने में अभी 3 साल बाकी हैं। इटली में भी सरकार पर संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। इटली के प्रधानमंत्री मोरियो द्रोई अपने देश से उस समय रवाना हुए जब उनकी गठबंधन सरकार में फूट पड़ रही थी। जिन मुद्दों पर ये फूट पड़ी उनमें यूक्रेन को समर्थन जारी रखने के लिए सवाल भी किए गए थे। बता दें कि अमेरिका थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में भू अर्थशास्त्र सेंटर के निदेशक जोश लिप्सिक ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से कहा, G7 नेता साझा चुनौतियों का जिक्र कर अपने अपने देशों में अपनी लोकप्रियता संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताना चाहते हैं कि आर्थिक समस्याएं पूरी दुनिया में है। उन्होंने कहा, जब एक जैसी समस्या झेल रहे लोग इकट्ठा होते हैं तो उनका ढांढस बंध जाता है। लेकिन असल सवाल ये है कि आप अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या करेंगे। चलिए इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।